हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेडेड बाय सीजे बी.आर. गवई एक बार फिर तैयार हो गई है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस को सुनने के लिए, जिसमें बीते दिन ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हीटेड डिस्कशन हुआ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के कंटेक्स्ट में, जो गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के एसेंट पावर्स पर सेंटर्ड है। अब ये पूरा मुद्दा तमिलनाडु गवर्नर केस से निकला है, जहाँ एक 2 जज बेंच ने गवर्नर की प्रोलॉन्ग्ड इनएक्शन की वजह से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लिया था और 10 बिल्स को डीम्ड एसेंट डिक्लेयर कर दिया था। अब इस जजमेंट पर एक बड़ी डिबेट चल रही है कि क्या कोर्ट अपने आर्टिकल 142 के पावर्स का यूज करके गवर्नर की जगह खुद डिसीजन ले सकता है। ये वही आर्टिकल है जिसे एक समय पर फॉर्मर वीपी जगदीप धांकर ने न्यूक्लियर मिसाइल डिक्लेयर किया था। आज फिर से बेंच बैठी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी.एस. नरसिम्हा और ए.एस. चंदूरकर की। पर बीते दिन की हियरिंग इतनी इंटेंस थी जिसकी शुरुआत हुई थी बेंच के ही एक पॉइंटेड रिमार्क से कि द तमिलनाडु जजमेंट माइट हैव बीन गिवन टू हैंडल एन एग्रीगियस सिचुएशन। मतलब जो फैक्चुअल बैकड्रॉप था, बिल्स 2020 से पेंडिंग थे, गवर्नर्स ने प्रोलॉन्ग साइलेंस रखा था, उसे टैकल करने के लिए ही कोर्ट ने ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लिया था। पर सवाल ये है कि अगर कोर्ट ने एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए जजमेंट दिया, तो क्या उस जजमेंट को एक प्रेसिडेंट माना जा सकता है या फिर वो एक वन टाइम सोल्यूशन था? अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपने सबमिशंस में क्लियरली बोला, इवन इन सच एन अनडिजायरेबल फैक्ट सिचुएशन द कोर्ट कैन नॉट टेक ओवर द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर एंड डिक्लेयर एसेंस फॉर द बिल। उनका कहना था कि इवन अगर गवर्नर की इनएक्शन गलत थी, कोर्ट को उसके शूज में घुसकर एसेंट डीम्ड डिक्लेयर करना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अगेंस्ट था। इस पॉइंट पर जस्टिस सूर्यकांत ने एक शार्प सवाल पूछा, The facts that are noted, is it correct that 2020 bills are pending? AG ने concede किया कि that's factually correct. Let's see even if it is factually correct, so many bills were sent back. That's the dynamic. मतलब AG मान रहे थे कि फैक्ट्स ग्लेयरिंग थे, लेकिन रीजंस भी थे जो गवर्नर के डिले के पीछे थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। यही बैकड्रॉप था पैरा 431 और 432 का, जो अब पूरी डिबेट का सेंटर बन गया है। पैरा 431 में बेंच ने नोट किया था, considerable time has elapsed since these 10 bills were originally passed and presented to the governor for assent. 2 out of the 10 bills even date back to 2020। और उसके अगले पैरा 432 में कोर्ट ने गवर्नर की कंडक्ट को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हुए लिखा था, The conduct exhibited on part of the governor has been lacking in bona fides. There have been clear instances where the governor has failed in showing due deference and respect to the judgments and directions of this court. In such a situation, it is difficult for us to repose our trust and remand the matter to the governor. Hence, we declare deemed asset. अब AGR वेंकट रमनी ने आर्ग्यू किया कि इस तरह के फैक्ट्स चाहे कितने भी एग्रीगियस क्यों ना हो, कोर्ट को अपने लिमिट्स क्रॉस करके गवर्नर की जगह डिसीजन लेने का हक नहीं है। उन्होंने बोला, द क्वेश्चन इज गिवन अ सेट ऑफ फैक्ट्स इवन इफ दे आर सो ग्लेयरिंग और अनपैलेटेबल, कैन द कोर्ट से इट विल एंटर इनटू द शूज ऑफ द गवर्नर एंड डू व्हाट द गवर्नर कुड हैव डन। इसी बीच जस्टिस नरसिम्हा ने एक और क्लैरिफिकेशन दी कि पैराग्राफ्स 432 एंड 433 आर हैंडलिंग अ सिचुएशन लाइक दिस नॉट इन द फॉर्म ऑफ लेइंग डाउन अ प्रेसिडेंट। मतलब कोर्ट की नजर में वो एक केस स्पेसिफिक सोल्यूशन था, लेकिन एजी ने तुरंत काउंटर किया, द जजमेंट नाउ हैज अ प्रेसिडेंट वैल्यू व्हिच कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी सिमिलर फैक्ट सिचुएशन। और यही सबसे बड़ा खतरा है एजी के हिसाब से। अब सीजेआई बी.आर. गवई ने भी एजी को पुश किया, द जजमेंट ऑल्सो नोटेड इंस्टेंसेस वेयर द गवर्नर हैज फेल्ड टू गिव ड्यू डिफरेंस to the decisions of the court. So if such factual disquiet exists, can the court simply remain silent? यहाँ एक टेंशन क्लियरली दिख रही थी, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क का रेस्पेक्ट और दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी, जहाँ गवर्नर्स मंथ्स और ईयर्स तक बिल को होल्ड कर लेते हैं बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। अब जस्टिस सूर्यकांत ने फिर एक डायरेक्ट सवाल उठाया, मिस्टर अटॉर्नी, इफ दीज आर द फैक्ट्स बिफोर अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, पैराग्राफ 431 एंड 433, एंड अकॉर्डिंग टू यू द कोर्ट वेंट रॉन्ग in paragraph 432, what is the constitutionally permissible recourse? मतलब कोर्ट करे तो करे क्या? गवर्नर को ही बार बार वापस भेजते रहे जब वो अपना रोल ही परफॉर्म नहीं कर रहे। अब इस पे एजी का जवाब इक्वली फर्म था, otherwise you are taking over the functions of the governor. No limits can be drawn, no lines can be drawn. ये लाइन एकदम स्ट्राइकिंग थी, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर एक बार कोर्ट गवर्नर की जगह काम करेगा तो फ्यूचर में कोई भी लिमिट फिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जस्टिस नरसिम्हा का काउंटर भी इक्वली शार्प था,
It can be seen as an egregious situation. Therefore, in order to get over that, the court handled it as a situation, not as laying down a precedent. पर यही तो AG का concern था. Today you say it's not a precedent, but tomorrow any court may say this is settled law. Governor delayed fine applied deemed assent. और अगर ऐसा हुआ तो उनके words में any number of mind-boggling facts सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे और हर केस में जुडिशरी एग्जीक्यूटिव की जगह एक्ट करने लगेगी। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ उठा आर्टिकल 142 की लिमिट्स का। एजी ने क्लियरली बोला आर्टिकल 142 कैन नॉट बी यूज्ड टू सप्लांट सब्सटेंटिव लॉ, मतलब कोर्ट अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क को रीराइट नहीं कर सकता। अगर गवर्नर के पास डिस्क्रेशन है अंडर आर्टिकल 200 तो उस डिस्क्रेशन को खत्म करना और कोर्ट खुद से एसेंट डिक्लेयर कर देना एक तरह से रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इस डिस्कशन के बीच एक छोटी सी विटी एक्सचेंज भी हुई जब एजी ने बोला कि वो तमिलनाडु केस के फैक्ट्स में घुसना नहीं चाहते, तो सीजीआई ने रिमार्क किया बिकॉज दे आर ग्लेयरिंग यू डोंट वांट टू गेट इनटू इट, और जस्टिस नरसिम्हा ने ऐड किया कि बिकॉज देयर इज नो पुडिंग। कोर्ट रूम में हल्की सी लाफ्टर हुई पर उसके पीछे एक सीरियस पॉइंट था। फैक्ट्स इतने ग्लेयरिंग थे कि कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लेना पड़ा। फिर भी एजी ने इंसिस्ट किया कि इवन इफ फैक्ट्स आर सो ग्लेयरिंग और अनपैलेटेबल द कोर्ट कैन नॉट एंटर इनटू द शूज ऑफ द गवर्नर। इफ द गवर्नर्स conduct was flawed, accountability must come from parliament or political mechanisms, not the judiciary taking over. तो इस पूरी डिबेट का क्रक्स ये है कि एक तरफ है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी, मतलब जुडिशरी अपने लिमिट्स के अंदर रहे, दूसरी तरफ है ग्राउंड रियलिटी जहां गवर्नर्स मंथ्स ईयर्स तक बिल्स को होल्ड कर लेते हैं और एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। अब जस्टिस नरसिम्हा ने इसको एक एग्रीगियस सिचुएशन का नाम दिया और कहा कि तमिलनाडु जजमेंट उसी के लिए दिया गया था, लेकिन एजी इंसिस्ट करते रहे कि वो जजमेंट अब प्रेसिडेंट बन गया है और इसलिए डेंजरस है। अब हियरिंग के एंड में भी कोई फाइनल रेजोल्यूशन नहीं निकला। एजी ने अपनी सबमिशंस कंक्लूड करते हुए कहा कि द मोमेंट द कोर्ट एंटर्स इनटू दिस एरेना यू हैव एनी नंबर ऑफ माइंड बॉगलिंग फैक्ट्स व्हिच द कोर्ट मे हैव टू कन्फ्रंट इवन इफ इट इज सो कैन दिस बी डन। अब बेंच ने क्लियर किया कि अभी वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस पर क्लैरिटी चाहते हैं और आज जो हियरिंग कंटिन्यू होगी जहां और भी न्यूआंस्ड आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली आर्टिकल 142 के स्कोप और गवर्नर्स के डिस्क्रेशन अंडर आर्टिकल 200 पर। अब ये पूरी डिबेट एकदम फैसिनेटिंग है क्योंकि ये सिर्फ एक लीगल टेक्निकलिटी नहीं है, ये डायरेक्टली टच करती है फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड जुडिशियल लिमिट्स के कोर इश्यूज को। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही तो जुडिशरी की जिम्मेदारी क्या है, साइलेंट स्पेक्टेटर बनना या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लेना। फिलहाल तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बैलेंस को केयरफुली वे कर रहा है। एक तरफ वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तमिलनाडु जजमेंट एक एग्रीगियस फैक्ट्स हैंडल करने के लिए था, दूसरी तरफ वो अवेयर है कि अगर इससे प्रेसिडेंट बन गया तो जुडिशरी का रोल एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस तक एक्सटेंड हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आज की हियरिंग से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।